हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वंशागति का आणविक आधार। और इसे जानते हैं हम नॉर्मली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और बुक में इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के नाम से। हमारी फर्स्ट हेडिंग यही है आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल। तो आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? मोस्टली हमारे अंदर डीएनए और आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं, सभी जीवों में मेन आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है, जबकि कुछ एक विषाणु या वायरसेस में आरएनए पाया जाता है। आरएनए केवल कुछ एक में मिलेगा। अब डीएनए और आरएनए ये तो हम सब जानते हैं बचपन से, लेकिन ये मिलकर किससे बने हुए हैं वो आपको 12th क्लास में बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं। डीएनए के लिए सबसे छोटी यूनिट होती है नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अगर हम इनके फ्लो चार्ट की बात करें, आगे प्यूरिन और दो भागों में बटे होते हैं और पिरिमिडीन के 3 पार्ट होते हैं। प्यूरिन के 2 पार्ट हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी। और पिरिमिडीन के 3 पार्ट है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। नेक्स्ट अपना ये रहेगा कि एडेनिन, थाइमिन और यूरेसिल के साथ में 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है। हाँ, एडेनिन है वो थाइमिन और यूरेसिल के साथ में 2 बंधों के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ेगा। ये बात हमें याद रखनी है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन यानी कि एक पिरिमिडीन हमेशा प्यूरिन के साथ जुड़ेगा, एक प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ जुड़ता है। तो एडेनिन है वो जब एडेनिन डीएनए में होगा तब तो वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, और एडेनिन जब यूरेसिल के साथ जुड़ेगा तब वो आरएनए में जुड़ेगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा या पेंटोज शुगर क्या है? हमने पढ़ा है डीएनए और आरएनए, तो वो उनका नाम है वो मेनली शुगर की स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। जो पेंटोज शुगर होती है वो राइबो शुगर या डीऑक्सीराइबो शुगर होती है। तो जब नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन क्षारक है, जब वो पेंटोज शर्करा के साथ में जुड़ेगा तब हम उसको नाम कहेंगे नया न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोसाइड। आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड से बनेगा न्यूक्लियोटाइड। जो पेंटोज शर्करा है वो 5 कार्बन से बनी होती है, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, और आरएनए में होती है राइबो शर्करा और डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। सवाल यहाँ से बनता है छोटा सवाल कि पेंटोज शर्करा के किस कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा? हमेशा याद रखना है फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एडेनिन है जब वो राइबो शुगर या डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ में जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन। जब वो राइबो शर्करा के साथ होगा तो उसे हम कहेंगे एडिनोसिन, और डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ में होगा तो उसे डीऑक्सी एडिनोसिन। जब वो ग्वानिन के साथ होगा तो ग्वानिन जब जुड़ेगा तो ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोसिन। वैसे ही आपको ये पूरी लिस्ट दिख जाएगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है न्यूक्लियोटाइड। देखिए, पहले था नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जब पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा तब उसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड पर जब एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा यानी कि H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा, तब हम उसको नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट समूह के जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता था और न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, और जिससे क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। बॉन्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। और जब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे एक साथ जुड़ जाएंगे यानी कि जब इनका पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलकीकरण, न्यूक्लियोटाइड का जब बहुलकीकरण होता है तो उससे बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा जिसे न्यूक्लियोटाइड का 5' किनारा कहते हैं। अगर हमने डीएनए के सिरों की कभी बात करी हो तो डीएनए के 2 सिरे होते हैं, 5' सिरा और 3' सिरा। तो जिस पर 5th कार्बन पर जब फॉस्फेट ग्रुप मिलता है तो उसे 5' एंड कहा जाता है। और न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पर यानी तीसरे कार्बन पर OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है जिसे 3' किनारा या 3rd एंड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है अपना पेंटोज शुगर तथा नाइट्रोजन क्षारक के बीच में बॉन्ड। हाँ, पेंटोज शुगर के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षारक के बीच में उस बॉन्ड का नाम है बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर आप बीटा और एन को याद ना रख के एक बार ग्लाइकोसाइडिक बंध को ही याद रखें तो भी अपना आंसर सही हो सकता है। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। और पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्ड होता है फॉस्फोएस्टर बंध। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? फॉस्फोएस्टर बंध। और जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे
तब 2 फॉस्फेट बंध बन जाएंगे, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध। नेक्स्ट है अपना हेडिंग डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। मेनली पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। तो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता है शुगर का, शर्करा का। तो डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबो शुगर और आरएनए में होती है राइबोज शुगर। नेक्स्ट अपनी जो बुक है वो कुछ डीएनए की लंबाई के बारे में भी पूछ लेती है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बैक्टीरियोफेज, ये एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी क्या करता है, ये जीवाणु को खाता है, जिसका साइन है 5/174। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं 5386। अगर हम बात करें लैम्डा जीवाणुभोजी, नेक्स्ट आता है अपना यानी कि लैम्डा बैक्टीरियोफेज। इसमें होते हैं, इसमें बेस पेयर्स दे रखे हैं 48,502, 48,502 बेस पेयर्स या सार युग्म। नेक्स्ट आता है अपना ई कोलाई, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। ई कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई का फुल फॉर्म है एस्चेरिचिया कोलाई। आगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे ई कोलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेस पेयर्स होते हैं 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। बात करें अगर ह्यूमन के हैप्लॉइड डीएनए यानी कि मनुष्य के अगुणित डीएनए में, अगुणित और द्विगुणित के बारे में हम भी बात करेंगे आगे। मनुष्य के अगुणित डीएनए में होते हैं 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक डीएनए की खोज। डीएनए की खोज में सबसे पहले आते हैं फ्रेडरिक मैस्चर। फ्रेडरिक मैस्चर ने 1869 में केंद्रक में, सेल के कोशिका के केंद्रक में डीएनए की खोज करी थी, जिसका नाम दिया था न्यूक्लियन। पहले डीएनए को क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियन। नेक्स्ट है मॉरिस विल्किन तथा रोजलैंड फ्रैंकलिन ने एक्स किरण विवर्तन तकनीक का उपयोग करके, हाँ इन्होंने एक्स रे डिफरेंशिएशन टेक्निक का यूज किया डीएनए की संरचना का अध्ययन करने के लिए। और इनके ही डाटा का यूज करके 1853 में जेम्स वॉटसन और एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित नमूना दिया। आगे हम पढ़ेंगे जेम्स वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था वो फ्रैंकलिन के डाटा को यूज करके ही दिया था। नेक्स्ट आता है अपना चारगाफ नियम। चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, इरविन चारगाफ। इन्होंने बताया कि एडेनिन व थाइमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का अनुपात स्थिर और एक दूसरे के बराबर होता है। हाँ, जो प्यूरिन और जो पिरिमिडिन होंगे वो हमेशा, उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा, यानी कि A+G = C+T, एडेनिन प्लस ग्वानिन = C+T होगा। और चारगाफ का नियम केवल द्विकुंडलित डीएनए पर लागू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है गाइस, द्विकुंडलित डीएनए की विशेषताएं। तो जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। हाँ, डीएनए में कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है, 2, और जिसका आधार होता है शर्करा फॉस्फेट, जिसका मेन आधार क्या है, बेस होता है शुगर फॉस्फेट, और जिसमें नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर यानी कि एंटी पैरेलल होती है। एक स्ट्रक्चर, एक अगर चेन इस तरफ जा रही है तो दूसरी चेन इस तरफ जाएगी, यानी कि एक चेन होती है 5' से 3' एंड की ओर और दूसरी होती है 3' से 5' की ओर। डीएनए के दोनों जो रज्जुक है, हाँ डीएनए की जो दोनों लड़ियां होती है उनको बोलते हैं रज्जुक और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैंड। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है उनके सार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर सार युग्म बनाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें जो बेस पेयर्स बनते हैं सार युग्म, उनके बीच में कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जिसमें प्यूरिन के ऑपोजिट, प्यूरिन के विपरीत हमेशा कौन होगा, पिरिमिडिन। यानी कि अगर हम बात करें डीएनए, तो डीएनए में A डबल बॉन्ड T होगा और C ट्रिपल बॉन्ड G होगा। यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा 2 बंध होंगे और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बंध होंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है अपना, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित होती है। और इस जो कुंडली का जो पिच है, ठीक है, ये जो कॉइल बनेगी इसका पिच होता है 3.4 नैनोमीटर और ईच पिच में 10 बेस पेयर से 10 सार युग्म होते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डीएनए की जो दोनों कुंडलियां हैं वो दक्षिणावर्त यानी कि राइट हैंड साइड में घूमी हुई होंगी। और इस एक कुंडली का पिच होता है 3.4 नैनोमीटर और इसमें बेस पेयर्स कितने होते हैं, 10। इस चीज को याद रखिएगा, छोटा सवाल बन सकता है यहाँ से। और डीएनए कुंडली को नाइट्रोजन क्षारकों के बीच स्थित हाइड्रोजन बंध स्थायित्व प्रदान करते हैं। हाँ, स्टेबिलिटी कौन देगा, सवाल यहाँ से बनेगा, स्टेबिलिटी कौन देता है डीएनए की कुंडली को, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सेंट्रल डोगमा या जिसे कहते हैं मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत क्या कहता है, जब डीएनए से डीएनए ही बनता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाने वाला है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। जब डीएनए से डीएनए ही बनता है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। और जब डीएनए से
mRNA बनता है तो इसे बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब mRNA बनता है तो इसे बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और जब mRNA से आगे प्रोटीन बन जाएगा तब हम उसको बोलेंगे अनुवादन या रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन। देखिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। हाँ, कुछ वायरसेस में एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रतीप अनुलेखन यानी कि उल्टा अनुलेखन। रिवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि गाड़ी को हमने रिवर्स लगाया यानी कि बैक ले लिया, उल्टा ले लिया। तो कुछ विषाणुओं में या वायरसेस में mRNA से वापस क्या बन जाता है? डीएनए। इसे क्या हम नाम से जानते हैं? प्रतीप अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये चारों डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप एक बार जरा सा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। अब हम बात करेंगे कि डीएनए कुंडली है उनकी पैकेजिंग कैसे होती है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स में, हाँ आपने पढ़ा होगा 11th में, सेल्स है वो मेनली 2 टाइप्स की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक नहीं मिलता, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, यानी कि अच्छा केंद्रक एक नहीं होगा। डीएनए है वो एक विशेष एरिया में मिलता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। हाँ, अब अगर हम बात करें डीएनए की, इसकी पैकेजिंग कैसी होती है, तो डीएनए है वो ऋणावेशित होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो कुछ धनावेशित प्रोटीनों से जुड़ा होता है। नेगेटिवली चार्ज है डीएनए और उसके आसपास में प्रोटीन कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज यानी कि धनावेशित। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन है वो अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पैकेजिंग, उसमें हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा। बस सिंपल सा याद रखना है, डीएनए है वो ऋणावेशित या नेगेटिवली चार्ज है, और उसके आसपास में प्रोटीन कैसे है? धनावेशित या पॉजिटिवली चार्ज।